हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक स्थिर वैद्युतिकी का। तो ये स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अपन ने जो लास्ट टाइम पे अपन ने कवर किया है ना, वो अपन ने कवर कर लिया कि भाई एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से अपन प्राप्त करते हैं वो अपन ने प्राप्त कर लिया था। तो अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई थी वो कितनी हुई थी? 2 kPa/r3, वेयर P इज, जो P है वो द्विध्रुव आघूर्ण था। ठीक है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि भाई जो आपके पास में निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई थी वो आई थी आपके पास में Kp/r3, यानी कि जो अक्षीय रेखा पर प्राप्त हुई थी जिस उसकी जस्ट आधी यही थी ना। तो आज हम पढ़ते हैं उसी द्विध्रुव को अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव को हम रख रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र बताया होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र आप लोगों को मालूम होगा, अगर अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर, जिस भी लेक्चर के अंदर अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी होंगी ना, उसके अंदर अपन ने बताया था कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों और एक दूसरे से समान दूरी पर हों तो एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब अपन ने यही बताया है कि भाई ऐसा विद्युत क्षेत्र जहां पे सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, समान हो, वही क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये भी आपके पास में जो नाम से भी अपने को पता लग रहा होगा, है ना। उसके लिए अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की हेल्प ली थी और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में ये बता दिया था कि भाई आपके पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब क्या होती है कि एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं तो वो क्या निर्माण करती हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। अब उसी विद्युत क्षेत्र के अंदर मुझे रखना है क्या, द्विध्रुव, दो मुंह वाला सांप, द्विध्रुव, दो मुंह वाला आवेश। चलिए अपन देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं ना। आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने की स्टाइल ये है मेरी, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो हम देखते हैं भाई आप एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर अपन किसी द्विध्रुव को रख देते हैं। तो मान लिया कि आपके पास में ये है एक समान विद्युत क्षेत्र, ऐसा मान ले लेता हूं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जो कि ई का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा बना ना, देखो सही लग रहा है लाइन तो एकदम। एक समान विद्युत क्षेत्र है आपके पास में, ये जो समान विद्युत क्षेत्र है इसके अंदर मैंने क्या कर दी है, ये विद्युत जो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और एक दूसरे से क्या है, समान दूरी पर है, वो इस साइड से इस दिशा में जा रही है। अब इसके अंदर अगर मैं कोई द्विध्रुव रख दूं ऐसे, इस प्रकार से, और द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्पांश दूरी पर रखे हैं तो वही संरचना क्या कहलाती है, द्विध्रुव कहलाती है। अरे ऊपर से गया, इसका मतलब लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा, पढ़ गए हैं आप। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में -q और यहाँ पे क्या है +q। ठीक है भाई, फिजिक्स के अंदर अपन बात कर रहे हैं ना, कई बार अपने सारी चीजें ऊपर से चली जाती हैं जिन बच्चों के ऊपर से। तो फिजिक्स को समझने के लिए आपको पहले वाली चीज़ों को है ना समझना जरूरी है। ये ऐसा ही होता है जैसे कि अपन नहीं करते क्या, कई बार अपन लोगों ने देखा होगा कि एक मान लिया कि प्लेन जा रही है ना, वातावरण के अंदर प्लेन जा रही है, एनवायरनमेंट के अंदर प्लेन जा रही है, और प्लेन को अपन देख रहे हैं यहाँ से ये प्लेन उड़ रही है, इस जगह से उड़ रही है और अपनी नज़र इसके ऊपर पूरी बरकरार है। तो हमें क्या देगा कि प्लेन भी दिखाई देती जाएगी और उसकी आवाज़ भी सुनाई देती जाएगी। ऐसा ही होता है ना। अब क्या होता है कि अगर हम उसको नहीं देखते हैं शुरू में, कुछ देर के लिए अपन कुछ और काम करने लग जाते हैं, तो प्लेन के जाने की आवाज़ तो अपने को सुनाई दे रही है, अभी प्लेन नहीं देखा, बाद में अपन उसको ढूंढते हैं
कि भाई प्लेन कहाँ गया। अपने को आवाज़ तो अभी भी सुनाई देगी, आवाज़ तो तुम्हें सुनाई देगी कि भाई ये बता तो रहे हैं सर द्विध्रुव है, लेकिन हो क्या रहा है, वो ऊपर से जा रहा है, अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा अपने कि भाई वो प्लेन कहाँ जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना, एग्जाम्पल समझ में आया क्या, नहीं आया तो भी बता देना आप कमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास में द्विध्रुव है, तो ये मिड पॉइंट O है ना, और ये जो दूरी है ना वो कितनी है 2a है भैया, कितनी है 2a। अब द्विध्रुव के अंदर मैंने इसको रखा है, तो अपन जानते हैं कि भाई एक समान विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही हैं, और अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के अंदर पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, जो धनात्मक आवेश से प्रारंभ और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। इट मीन्स क्या हुआ, इस साइड में तो जा रही हैं तो इस साइड में क्या है, कोई ऋणात्मक आवेश है, और इस साइड से निकल रही हैं तो इस साइड में क्या है, कोई धनात्मक आवेश है जिसको दर्शाया नहीं गया है। यही हुआ ना। तो यहां पे तो क्या लगेगा, ये माइनस है और इस साइड में अपन मान लेते हैं ऐसे है, इस टाइप से धनात्मक आवेश है ना। तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। और विद्युत क्षेत्र कौन सा बल लगाता है, कि Q1 Q2 बट्टे R² नहीं लगाता है। अरे वो तो दो आवेशों के मध्य बल लगता है। विद्युत क्षेत्र जो बल लगाता है वो लगाता है F बराबर QE। कितना होता है, F बराबर QE, और जिसकी दिशा आएगी इस साइड में। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में ये इस साइड में बल लगाएगा तो ये बल लगेगा इस साइड में, जो कि आया QE। एक समान विद्युत क्षेत्र है तो बल भी क्या लगेगा, एक समान लगेगा, क्योंकि परिमाण तो क्या है, दोनों आवेशों का समान ही है, और विद्युत क्षेत्र भी क्या है, समान, बस दिशा अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों आवेशों की जो प्रकृति है ना वो अलग अलग है। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई यहाँ पे इस टाइप से ऐसे मान लेता हूँ कि ये चीज़ है, ये मार्कर है तो यही ले लेता हूँ, है ना। तो भाई यहाँ पे ये है, ये अपने पास में मार्कर है, और मैं क्या करता हूँ कि इसको इधर बल लगाता हूँ, इसको इधर लगाता हूँ, तो अपन पाएंगे कि ये इधर बल लगाने पे ऐसे रोटेट होगा, घूर्णन करेगा अपनी जगह पे। ऐसे बल इधर लग रहा है और इधर भी लग रहा है, लेकिन ऐसे अगर अपन मान लिया कि यहाँ से रस्सी बांध के इधर को खींचा जाए और यहाँ पे रस्सी बांध के इधर खींचा जाएगा, तो आप पाओगे कि ये ऐसे घूम जाएगा अपनी ही जगह पे, ऐसा ही होगा ना। तो बल तो क्या लग रहा है, समान लग रहा है, बल क्या है, समान, यानी कि बल इधर क्यों ई लग रहा है, इधर भी क्यों ई लग रहा है। इट मीन्स इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बल क्या लग रहा है, समान लग रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में लग रहा है, तो परिणामी बल तो कितना हुआ, शून्य। देखो यहां पे बात देखें आप, क्या बल लग रहा है कि बल तो समान, बल समान परिमाण व विपरीत दिशा में लग रहा है ना। समान परिमाण में विपरीत दिशा में लग रहा है तो परिणामी बल शून्य होगा। परिणामी बल कितना होगा, शून्य। बल ही शून्य हो गया, बोलो। अब बल शून्य हो गया तो ये ऐसे तो गति करेगा नहीं। जब भी बल शून्य हो जाता है तो स्थानांतरीय गति तो नहीं होती। स्थानांतरीय गति 11th क्लास में थी, मुझे मालूम है आप लोगों को याद नहीं होगी। तो जब एक रेखा में ऐसे ऐसे गति होती है ना, इस प्रकार से, यानी कि ये जो कण यहाँ था तो यहीं रहे, तो इस प्रकार की जो गति होती थी वो स्थानांतरीय गति होती थी। तो स्थानांतरीय गति यानी कि ये द्विध्रुव यहाँ से चल के इधर उधर तो नहीं जाएगा। तो अतः द्विध्रुव की स्थानांतरीय गति नहीं होती है, स्थानांतरीय गति तो नहीं होगी। लेकिन फिर होगा क्या कि भाई आपके पास में ये चीज होगा कि ये अपनी ही जगह पे घूर्णन कर रहा है। अपनी जगह पे घूर्णन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो बल लग रहा है ना वो इस दिशा में, इस साइड में लग रहा है, यहाँ पे इस दिशा में लग रहा है और ये इस साइड में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। लेकिन ये इस रेखा पे लग रहा है और ये इस रेखा पे लग रहा है, तो दोनों बलों की जो कार्य रेखा क्या है, भिन्न है। समान परिमाण के तो हैं, विपरीत दिशा में भी लग रहे हैं, लेकिन उनकी कार्य रेखा क्या है, भिन्न है। तो दोनों बलों की कार्य रेखा भिन्न है,
दोनों बलों की कार्य रेखा भिन्न है। इसका मतलब क्या होगा, कार्य रेखा भिन्न होगी तो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। घूर्णन तो कर ही रहा है अपनी जगह पे, घूर्णन तो ये ऐसे तो करेगा ही अपनी जगह पे, घूमेगा तो सही ही, तो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, ये अपन ने देखा। इसके बाद में अब ये जो बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा है ना, तो द्विध्रुव को रखा, द्विध्रुव में बल आघूर्ण लिख देते हैं यहाँ पे, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण अपने को निकालना है, इसी का मान अपने को निकालना है। और ये मान लेता हूं कोण थीटा है, कितना है, थीटा है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला याद है क्या, बल गुणा लंबवत दूरी, है ना। तो बल आघूर्ण का बारे में भी अपन ने पढ़ा होगा कि बल आघूर्ण क्या होता है कि जो आपके पास में बल आघूर्ण एक प्रकार का बल होता है, घूर्णन गति के लिए जो आवश्यक बल है वही बल आघूर्ण होता है, ठीक है। तो बल आघूर्ण का सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अपन। तो बल आघूर्ण जो प्राप्त हुआ है ना, क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को दर्शाया जाता है टो से, किससे, टो से। तो बल तो कितना लग रहा है भैया, QE लग रहा है, QE लग रहा है। और लंबवत दूरी अपने को मालूम नहीं, लंबवत दूरी तो अपने को निकालनी पड़ेगी, ये रही, ये है, तो इसको नाम दे देता हूं A पॉइंट, इसको B और ये C। तो लंबवत दूरी तो क्या आ गई आपके पास में, BC आ गई, कितनी आ गई, BC। और इस समीकरण को नाम दे दिया मैंने एकम, ठीकम। तो अब अपन देखते हैं कि भाई सब अपने को BC का मान निकालना है, ये थीटा है, ये थीटा ही होगा, अपने को थीटा है तो सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, तो मुझे इसे लंब का मान निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में साइन थीटा लगा देते हैं। अरे लंब का मान निकालने के लिए साइन थीटा का यूज करना ही पड़ेगा। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब का मान तो कितना है, BC है, तो यहां पे आया आपके पास में BC, और कर्ण का मान कितना है, देखो ये 2A है, तो यहां पे रख दिया 2A। तो BC बराबर कितना आया, 2A साइन थीटा, ठीक है। तो इसी का मान निकालना था, और इसका क्या करें, समीकरण नंबर 1 में मान रखना है, अचार डालना नहीं है। तो यहां पे अपन रखेंगे समीकरण नंबर 1 में मान रखना है। समीकरण 1 में मान रखने पर, है ना, रख देते हैं, तो टो बराबर कितना आएगा, QE गुणा 2A साइन थीटा। अब यहां से देखो कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को, है ना, बताएं कुछ याद आ रहा है क्या, अरे बताएं कुछ याद आ रहा है क्या। इस जगह से मैं देख लेता हूं, P बराबर होता था Q गुणा 2A, Q गुणा 2A, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां से आपके पास में याद आ गया क्या, तो यहां से टो बराबर कितना आया, PE साइन थीटा, ये वैल्यू निकल के आई। तो टो सदिश बराबर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, P क्रॉस A, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। जिसको भी ये बात मालूम है तो यहाँ पे क्रॉस आ गया है, क्यों आया है, उन लोगों को ये बात मालूम है। और जिनको नहीं मालूम है तो वो ऐसा सोचेंगे कि सर ये साइन थीटा कहाँ गायब कर दिया आपने, है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिशों का सदिश गुणनफल ये है ना। तो यहाँ पे भी जिसको भी ये बात समझ में आ गई है वो तो बता देगा कि सर समझ में आ गया है, और जिसको भी ये डाउट है कि सर क्रॉस कहाँ गया है, कहाँ खा गए इसको, है ना, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, ये चीज़ सारी बात बता दिया करो आप मुझे वहाँ पे, वहीं से मैं इंटरेक्ट करूँगा आप लोगों से। तो केस फर्स्ट है कि जब थीटा बराबर कितना हो, थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, जब आपके पास में द्विध्रुव ऐसे ही रखा हो, इस जगह पे रखा हो, तो थीटा बराबर 0 है, तो टो बराबर भी कितना होगा, 0 हो गया। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और ये जो द्विध्रुव की कहलाती है सबसे स्थायी स्थिति कहलाती है, स्थायी स्थिति सबसे स्थायी प्राप्त होगा, ये स्थायित्व आएगा। अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, हिलना डुलना पसंद नहीं इसको, क्योंकि देखो आप कार्य रेखा क्या जाएगी समान, एक बल तो इस साइड में लगेगा और दूसरा बल इस साइड में लगेगा, बोलो ठीक है बात, है ना।
तो यहाँ से आपके पास में ये ऐसी चीज हो रही है। तो अगली कंडीशन जो आपको बताती है वो है केस सेकंड, कि जब थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, जब थीटा ऐसे हो, ऊपर हो, ऐसे अपने पास में धरा हुआ हो, तो आपके पास में देखो धरा हुआ, राजस्थानी आई जाती है अपने बीच बीच में, है ना, मारवाड़ी लोग, हाँ मारवाड़ी बात तो आई सी। तो टो बराबर कितना आएगा, पी ई साइन थीटा। यही अगर मैं क्लास में बोल देता हूँ ना कि यहाँ पे धरा हुआ हो कि सर ये क्या धरा हुआ है ना, तो ये क्या बोल रहे हैं आप, तो ऐसे मारवाड़ी आई जाती है, अब क्या ही करें बताओ, है ना। तो टो बराबर पी ई साइन थीटा है। तो अरे भुला दिया, हाँ, थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, पीई प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, पीई प्राप्त हो जाएगा, जो कि अधिकतम बल लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है ना। अगली कंडीशन है कि जब थर्ड कंडीशन आपको बता रहे हैं कि जब थीटा का मान कितना हो 180 डिग्री, तो टो का मान तो अब भी 0 होगा, लेकिन सर्वाधिक अस्थायी होगा, विपरीत बल लग रहा होगा इस प्रकार से कि भाई यहाँ पे आपके पास में धनात्मक आ जाए, यहाँ पे ऋणात्मक आ जाए, तो ये इधर बल लग रहा होगा, इधर बल लग रहा होगा, थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे हुआ तो पूरा का पूरा वो अचानक से घूम जाएगा। तो बराबर इस स्थिति के अंदर क्या होती है, अस्थायी स्थिति प्राप्त होती है। काफी बार पूछ लिया जाता है कि भाई इसके अंदर अस्थायी स्थिति कब प्राप्त होगी, थीटा का मान कब हो और स्थायी स्थिति कब प्राप्त होगी, इस प्रकार का, या फिर वो कंडीशन कौन सी होगी जहां पर जो है जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान, जो बल आघूर्ण का मान है वो अधिकतम प्राप्त होगा। तो बात समझ में आई होगी, नोट कर लें आप, ऐसा कैसा नोट कर लें। और भी आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैंने बता दिया है कि भाई मैं बता रहा हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा ना आपको, है ना, और उसके अंदर आपको फ़ोन नंबर मिलेंगे और फ़ोन नंबर पर आप मैसेज कीजिए और आपको तुरंत ही व्हाट्सअप करके वो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए इसको, ठीक है, इतनी दूर आ ही गए हैं तो चलो, थैंक यू।